आज एपिसोड 4 मेजरमेंट का चैप्टर, जो कि 8th और 9th वालों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात की थी और कुछ जनरल चीज़ें भी मैंने बताई थी आप लोगों को, जैसे कि पानी का थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेवियर वगैरह। अब आज हम लोग बात करते हैं एक और टॉपिक की, जो कि आप लोगों को 9th में केमिस्ट्री में है, 9th वालों के लिए केमिस्ट्री में है, और दैट इज बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट। आज का टॉपिक ये दो है। नाउ what do you mean by boiling and what do you mean by evaporation? तो इसके लिए let us start with why does anything boil and what is the boiling point of any substance? इसके बारे में बात करेंगे। तो देखें, आपको सबको मालूम है कि किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर पर वो चीज़ उबलने लगती है, मतलब बॉईल होना शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? तो इसके लिए हम लोगों को दो चीज़ें समझना पड़ेगी। एक जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा जिसको कहते हैं हम वेपर प्रेशर। इनफैक्ट होता ये है कि जैसे अब नॉर्मल अगर लिक्विड सोचना है तो पानी के अलावा और कोई चीज़ हम लोग सोचते नहीं हैं, इसलिए लेट अस स्टिक टू दैट। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप कोई भी लिक्विड, पानी सहित कोई भी लिक्विड अगर आप गर्म करना शुरू करते हो, ऑब्वियसली यू नो कि टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन सिर्फ अकेला टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता। टेम्परेचर के साथ साथ उसमें एक पूरी जो लिक्विड की बॉडी है, चलो पानी ही लेते हैं, पानी की जो बॉडी है, बर्तन में जो पानी रखा हुआ है, उस पूरी बॉडी में नीचे से वेपर प्रेशर बनना शुरू होता है। एक तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि उसको लिक्विड के फॉर्म में रख रहा है, दबाकर रख रहा है, और दूसरा अगर आपने गर्म करना शुरू किया तो नीचे से उस बॉडी में वेपर प्रेशर बनना शुरू होता है। एंड जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे वैसे वैसे वो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कब तक? जब तक वो वेपर प्रेशर लिक्विड का या पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर नहीं हो जाता। जस्ट बराबर होने के बाद फिर जैसे ही वेपर प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ता है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन दैट लिक्विड। तो बॉइलिंग के लिए कंडीशन क्या है कि द वेपर प्रेशर मस्ट बी जस्ट मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। तब जाकर आपका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा। जैसे पानी के लिए आप बोलते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है बॉइलिंग करने लगता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही जो अंदर का जो जनरेट हो रहा है वेपर प्रेशर बन रहा है, तो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सीड कर देता है, और एक्सीड जैसे ही कर देता वैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही बॉइलिंग विल टेक प्लेस। अब आप लोग बोलते हो कि भाई, कई लोग बोलते हैं कि जैसे हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हैं या और हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर अगर वो दाल बनाने की कोशिश करते हैं तो दाल नहीं बनती, दाल कच्ची रह जाती है। क्यों रह जाती? क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पर जाते हो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। अब कम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वेपर प्रेशर भी कम चाहिए,
जैसे अगर आप सपोज करो कि कोस्टल एरिया पर जाओगे तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है दैट इज़ 1,1350 पास्कल, लेकिन वही अगर आप इंदौर में आओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज इंदौर इज एट ए हायर लैटिट्यूड हायर एल्टीट्यूड। उसी ढंग से अगर आप शिमला मसूरी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर दाल नहीं पकती, ऐसे साधारण उसमें अगर आप रखो तो क्यों नहीं पकती, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग के लिए जो वेपर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है वो भी कम लगता है। तो जैसे आपका कोस्टल एरिया में 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपका पानी बॉईल होता है तो ऐसी जगहों पर हाइट पर ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट रीचेस अर्लियर देन 100 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री पर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा आपका पानी। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर कम चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका पानी बॉयल होने लगेगा। लेकिन दाल को पकने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का टेम्परेचर लगता है, अदरवाइज दाल पकती नहीं है। इसलिए आपकी दाल हाई एल्टीट्यूड्स पर, हिल स्टेशंस पर कच्ची है। तो फिर इसकी रेमेडी क्या? बहुत सिंपल, आजकल तो बिल्कुल रेगुलर हो गया है। यूज प्रेशर कुकर। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर कुकर यूज करते हो, ऊपर से आपने बंद करके रखा है, सिर्फ वो जो वेट रहता है वही लगा रहता है। सो जब आप गरम करते हो तो व्हाट हैपेंस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हेल्प करने के लिए जो स्टीम बनती है उसका भी प्रेशर बाकी के मटेरियल पर आ जाता है, और उसका प्रेशर जब उसके ऊपर आ जाता है तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड बिकम्स क्वाइट more than what you get there in normal conditions. You won't believe, you get superheated water there. आप करके देखो, प्रेशर कुकर को अच्छा सीटी वगैरह जिसको वेट बोलते हैं या सीटी बोलते हैं बज जाता है। बजने के बाद फिर उसको इमीडिएट खोलो, और खोल के अगर आप थर्मामीटर डालोगे द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 120 और 130 डिग्री सेल्सियस, और उस पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता। सच टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज सुपर हीटेड वाटर। ये बड़े काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सल्फर को जमीन में से एक्सट्रैक्ट करते हो, उस समय आपको सुपर हीटेड पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ नहीं करना है, आपको प्रेशर बढ़ा देना है, और प्रेशर बढ़ाकर उसको गर्म करते जाना है। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना लेट बॉइलिंग पॉइंट आएगा। गॉट इट? तो बॉइलिंग के लिए वेपर प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके? और वो जो वेपर प्रेशर बनता है वो पूरी बॉडी ऑफ द लिक्विड में बनता है, ऐसा नहीं कि कहीं बन गया कहीं नहीं होगा। अब मैं दूसरी चीज़ पर आता हूँ। ये हो गया बॉइलिंग। अब मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में बात करता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। आप एक बकेट पानी लो फुल भर के अप टू द ब्रिम, और अप टू द ब्रिम वो पानी लेकर कहीं पर भी अपने घर में एक कोने में रख दो कि भाई इसको अपने को हाथ नहीं लगाना, और 15-20 दिन उसको पड़ा रहने दो, बंद पड़ा रहने दो। 15-20 दिन उसको बंद पड़ा रहने दो। उसके बाद अगर उस बकेट के पास आप जाओगे और उसको खोल के देखोगे, आप देखोगे पानी काफ़ी कुछ गायब हो गया। आपने तो उसको गर्म किया नहीं, आपने तो उसको बॉईल किया नहीं, आपने तो उसको कुछ किया नहीं, फिर पानी गायब कैसे हो गया? उड़ गया। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। होता क्या है? लेट अस सी होता क्या है। तो
इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें होता क्या है इवेपोरेशन। सी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिक्विड अगर है या सॉलिड है, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट हैज गॉट अ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होती है? जब वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, कि इट कैन नो लॉन्गर रिमेन इन द लिक्विड स्टेट, उसको झक मार के गैस के फॉर्म में जाना पड़ता है। कंडीशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओ किसी भी पार्टिकल, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड की और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओगे, यानी कि हीट से ही बढ़ाते हैं, कि और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में चला जाएगा वो वाला मटेरियल। तो आपने जो पानी रखा था, उस वाटर बॉडी में इन्यूमरेबल इतने ज़्यादा होते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये कैलकुलेशन आपके रियल मास परसेप्शन में है ही नहीं। क्यों? मैं बता रहा हूँ। अगर आपने मात्र 18 ग्राम पानी लिया, 18 ग्राम होता कितना? एक टेबल स्पून 18 ग्राम पानी लिया, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 18 ग्राम पानी अगर लिया, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 molecules, मात्र 18 ग्राम। अब आप बोलोगे कि ये थोड़ा सा कंप्रीहेंशन में दिक्कत है, तो 6 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब लगाओ यूनिट 10 हो गए और कैलकुलेट करके देखो कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल्स किसमें हैं? मात्र 18 ग्राम। कितने डिजिट का है? 20 21 22 24 डिजिट का नंबर है। 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सोचो बकेट के 20 लीटर में कितने होंगे? 20 किलो में 20,000 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इतने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पानी के होंगे उस 20 लीटर बकेट के अंदर। ऑब्वियसली देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ग्रुप में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, फिर और कम होगी, कुछ में और ज़्यादा होगी। इस तरीके से ग्रुप्स बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, ज़्यादा एनर्जी, कम एनर्जी, कम एनर्जी, कम एनर्जी, इस ढंग से। अब आप सोचो, दो बच्चे, एक के जेब में 100 रुपये और एक की जेब में 900 रुपये, और ऑब्वियसली वो जो 900 रुपये वाला है, जेब में नोटों की गर्मी है, इसलिए उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो वो क्या करेगा? उसको 1000 करना है। तो वो जो दूसरा बच्चा जिसके पास 100 रुपये हैं, उसको पकड़ के 2-4 ठोकेगा, और ठोक कर उससे 100 रुपये छीन कर अपने पास 1000 कर लेगा। जनरली होता है ऐसा ही होता है हर जगह। सेम हैपेंस इन वाटर ऑल्सो, इन दैट बॉडी ऑफ वाटर। जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स में है, वो कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स से
उनकी एनर्जी छीन लेते, काइनेटिक एनर्जी छीन लेते, छीन कर अपने पास रख लेते। उसके साथ भी एटमॉस्फेयर में भी जो काइनेटिक एनर्जी रहती वो भी छीन लेते, और देयर बाय अपनी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा देते, अपनी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा देते हैं कि दे कैन नो लॉन्गर रिमेन इन लिक्विड स्टेट। तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएंगे। आपका मटके का कंसेप्ट क्या है? मटके में पानी भरते हो, मटके के पोर्स होते हैं, पोरस होता है मटका, मटके का पोरस होता है। अब पोरस होता है तो क्या होता है कि जो ज़्यादा एनर्जी वाले वो पानी के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है वो आ जाते हैं वॉल की तरफ, और वो पोर्स से जैसे झांकने लगते बाहर। बाहर क्या होता है, बाहर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी छीनना चालू करते हैं, और अंदर के जो बाकी बचे हुए बेचारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कम एनर्जी है उनकी भी एनर्जी और छीन के और उनकी एनर्जी कम कर देते, और इस ढंग से इतने ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उनमें कि फिर वो लिक्विड फॉर्म में रह नहीं सकते। तो क्या करेंगे भैया, गैस बन के उड़ जाओ। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो बचा हुआ पानी है जिसकी एनर्जी छीन कर भागे हैं वो ठंडा हो जाता है, और आपको मटके में ठंडा पानी मिलता है। आप फुल भर के मटका रख लो और उसके बाद फिर अगले दिन देखो आपको मटके में पानी थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। गर्मी के दिन है तो वो एग्जांपल बहुत मुफीद हो जाता है, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा उसका चलन कम हो गया है। लेकिन हम लोगों के समय में और 1980-90 तक 2000 तक भी रूम कूलर्स बड़े यूज़ में आते हैं। आजकल तो जो देखो वो एसी की बात करने लगता है, लेकिन अभी भी सब लोगों ने लगभग, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों ने रूम कूलर्स देखे होंगे। तो होता क्या है रूम कूलर कि आप गर्मी के दिनों में स्कूल से आते हो, पूरे तपे हुए आते हो, दिमाग से भी शरीर से भी, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करना पड़ती, भले कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करना ही पड़ती है। तो घर में आते हो, घर में आकर सबसे पहला काम ये करते हो कि वो कूलर के अंदर 4 बकेट पानी भर ले, या तुम्हारी मम्मी भर के रखती, कोई भी करे, और उसके बाद फिर उसको ऑन करके बढ़िया पलंग पर वापस इक्विलिब्रियम में आ जाते हो, सो जाते हो। मतलब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अब आराम से सो लो। अब सोने के बाद जब सोकर वापस उठते हो और कूलर के पास जाते हो तो आप देखते हो कि पानी बहुत कम बच गया। जो 4 बकेट डली हुई थी वो 4 बकेट की 1.5 बकेट ही रह गई, और आप फिर जब उसमें हाथ डालते हो पानी में तो आप देखते हो पानी बहुत ठंडा हो गया। आपने तो रूम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से वो पानी डाला था, लेकिन 2.5-3 घंटे के बाद अगर आप उस पानी में, बचे हुए पानी में हाथ डालो तो कैसा हो गया, वो बहुत ठंडा हो गया था, बहुत ठंडा। सर लगभग सबने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो वो तुम लोगों की बदकिस्मती। एनीवे, तो वो क्यों हुआ ऐसा? देखो, चारों तरफ पैडिंग, 3 तरफ पैडिंग लगी रहती, सामने आपका पंखा घूमता है। अब वो पंखा हवा खींचता है पैडिंग के थ्रू, और उस पैडिंग में पानी सरफेस एरिया बढ़ाकर नीचे आने दिया जाता है पंप के थ्रू। हवा अंदर से, तीनों तरफ से अंदर सक की जाती है। जब वो सक की जाती है तो पानी के थ्रू निकलती है। पानी के थ्रू निकलती है तो गर्म हवा सबसे पहले तो पानी को काइनेटिक एनर्जी दे देती है, या पानी जो है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी छीन लेते हैं, और छीनने के बाद जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वो पंखे के सामने से आपके ऊपर आती है। अब धीरे धीरे वो जो छीनी हुई काइनेटिक एनर्जी है जो पानी ने छीन ली है हवा से, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ मॉलिक्यूल्स में कि दे कैन नो लॉन्गर रिमेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड देन दे इवेपोरेट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे देने के लिए। थोड़ी सी बुक पढ़ो, बुक रीडिंग हैबिट रहना चाहिए, स्पून फीडिंग कम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अब
इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों के बीच में फर्क क्या क्या है। और ध्यान रखना, एक ना एक बार स्कूल की एग्जाम में ये वाला जो मैं अभी जो क्वेश्चन है, कौन सा, 2 डिफरेंसेस बताओ बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में, ये जनरली आ जाता है, ये जनरली आ जाता है। ओके, पहला मैंने आपको बॉइलिंग के टाइम पर बोला था कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी। नीचे के भी मॉलिक्यूल्स जो है वेपर प्रेशर की वजह से, ऊपर के भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे बॉइलिंग की प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। लेकिन इवेपोरेशन जो है दैट इज ए सरफेस फिनोमेनन। अभी जैसे मैंने मटके के बारे में बोला था कि मटके की सरफेस के ऊपर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले आ जाते हैं। आप बकेट भी देखते हो तो बकेट में होल बॉडी में इवेपोरेशन नहीं होता कि नीचे से भी कुछ वेपर्स निकल के और उसको फोड़ते हुए बाहर निकल रही। नो नो, जो सरफेस एक्सपोज टू एयर है वहीं पर इवेपोरेशन होता है। लेकिन बॉइलिंग में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग में जो वेपोराइज होगा, वेपर बनेगा, वो पूरी बॉडी में बनता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन, बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन द होल बॉडी ऑफ द लिक्विड। दिस इज द फर्स्ट। द सेकेंड डिफरेंस इज बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जैसे पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तब भी बॉइलिंग होगा, उससे पहले नहीं होने वाला। भूल जाओ। तो एक हर एक चीज का स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड बॉइल होता है। ओके, बट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। आप अलास्का चले जाओ, यहाँ पर -56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। आप वहां पर भी देखोगे कि वहां पर भी इवेपोरेशन होगा, वहां पर भी इवेपोरेशन होगा। ओके, गर्म से गर्म जगह में इवेपोरेशन होगा, ठंडी से ठंडी जगह में इवेपोरेशन होगा, बस क्वांटम का फर्क पड़ता है। लेकिन इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। अब हम लोग आते हैं लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट। लेटेंट हीट 2 तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो कि आपके पास पानी है जिसको, या सॉरी पानी नहीं, बर्फ। आप बर्फ लो, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो बर्फ ले और 1 किलो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दो और उसमें थर्मामीटर लगा दो। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, भले ही तुम आग लगाकर उसको कर रहे हो। हाँ, पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो पिघला हुआ पानी भी जो है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। कब तक? जब तक बर्फ का छोटा सा भी टुकड़ा उसके अंदर बचा हुआ है, तब तक वो पूरा पानी और बर्फ का जो मिक्सचर रहेगा वो 0 डिग्री पर ही रहेगा। तो फिर इतनी हीट जो आपने दी है कहाँ गई? दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। छुपी हुई हीट है ये हीट जो है, दैट हैज बीन यूज्ड अप फॉर द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, टेम्परेचर। फिर उसके बाद जैसे पूरा का पूरा बर्फ मेल्ट हो गया, मतलब जरा सा भी बर्फ नहीं है उसमें, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। अब बढ़ते 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 100 डिग्रीज पर आकर वहां पर फिर रुकता है। पानी बॉईल होना शुरू हो गया, स्टीम बनना शुरू हो गई,
उसका टेम्परेचर जो है वो 100 पर स्टेबल है, 100 से ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जा रहा है। क्यों? अगेन दैट हीट विच हैज बीन गिवन एक्स्ट्रा हीट इज यूज्ड अप इन द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। कब तक रहेगा ये 100 डिग्री? जब तक उसमें जरा सा भी पानी है। पानी खत्म हुआ, अब वो बर्तन ही बचा और बर्तन के अंदर थर्मामीटर बचा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो दो तरीके की लेटेंट हीट्स होती हैं, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इन दोनों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय। हो गया होगा।